हाँ भाई, तो लास्ट अपन ने जहाँ छोड़ा था वहीं करेंगे। तो कर दिया पेपर, कर दिया पेपर, कर दिया। ठीक है, मैं अब शेयर करूंगा आपको कि उसमें कैसा आंसर आपको लिखना था, ऐसे एक आंसर आपको सेंड कर। ठीक है, ग्रुप बना दिया आपका, व्हाट्सएप ग्रुप। ठीक है, चार ही दिए थे मैंने पेपर, चार ही क्वेश्चन थे, क्योंकि एग्जाम में दो आते हैं, अपन डबल दे दिए। चलो, अभी ज्यादा वो मत डालो अपने दिमाग पे प्रेशर, अभी आप सिर्फ उतना करो सब लोग, मतलब जो कराया जा रहा है ऐसे, सिर्फ डेली रूटीन को पहले तो रूटीन बनाने की कोशिश करो, समझ रहे हो। बाकी और कुछ मत सोचो, कल परसों तरसों के बारे में कुछ मत सोचो, आज के बारे में सोचो कि आज का काम आज खत्म करना है। जिस दिन ये होने लग जाएगा ना, बाकी अपने आप गोल्स ऑब्जेक्टिव्स खत्म होने लग जाते हैं। पढ़ा है ना हमने, लॉन्ग टर्म को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ता है, शॉर्ट टर्म। सही है, बहुत की बात तो बाद में देखना, पहले आज तो, आज को प्लान करो बस आज, समझ रहे हो। ये सब फालतू की बात होती है, प्रेजेंट वो पास्ट फ्यूचर, फिजिकली हम हमेशा कहाँ रहते हैं, बस आगे। ना तो तुम पास्ट में रहते हो ना तुम फ्यूचर में रहते हो, छोड़ो इधर, सिर्फ उस दिन का सोचना है, उस दिन का काम अच्छे से कर लो। और जो टेस्ट आने वाला है उसके लिए उतना पढ़ लो कि जैसे मान लो कोई टेस्ट है एंड यू नो इट कि 7 दिन बाद है, तो आपको पता है कि भाई मान लो 14 पेज का है तो 7 दिन बाद है ना, तो आप बांट लो उसको कि भाई 5 दिन में कैसे फिनिश होगा फिर वो, समझ गए मेरी बात। ऐसे कर लो आप उसको कि भाई 3 दिन डेली पढ़ने हैं बस, हो गया बांट गया। डेली में बांट लो उसको, अपने आप हो जाएगा काम। और जब काम खत्म हो जाए फिर करो एंजॉय, समझ लो, टीवी देखो, घूमो, जो करना है करो, मोबाइल मत देखो। चलो फिर स्टार्ट। देखो भाई, आज का टॉपिक अपना क्या है, टॉपिक 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 मेरे को याद आ रहा है, स्ट्रैटेजीज, है ना। कहाँ लगाऊं, देखो भाई, स्ट्रैटेजीज पढ़नी है ना। पेज नंबर बताना यार एक बार, 57, हम तक आ गया। एक्सटर्नल रिस्क, और नीचे और नीचे, डाइवर्समेंट लिक्विडेशन, हाँ इसी पे ही है। अपन ने डाइवर्सिफिकेशन पढ़ना स्टार्ट कर दिया था, स्टार्ट। मैंने आपको बताया था डाइवर्सिफिकेशन कितने टाइप का होता है, तीन, तीन टाइप का होता है। कौन कौन सा, कॉन्सेंट्रिक, कॉन्ग्लोमरेट, एक्सपेंशन थ्रू इनोवेशन, है ना। मतलब यहीं तक क्लास किया था अपन ने, है ना। चलो ढंग से समझना बेटा, है ना। ये चैप्टर मतलब काफी अच्छा क्वेश्चन होता है, इसमें क्वेश्चंस भी अच्छे आते हैं, पढ़ने में भी मजा आता है, क्वेश्चंस भी अच्छे लेवल के आते हैं, मतलब समझना मुश्किल हो जाता है। चलो, तो अच्छा चैप्टर है। कॉन्सेंट्रिक, हमेशा याद रखो, कॉन्सेंट्रिक मतलब रिलेटेड बिजनेस में नया, रिलेटेड नया बिजनेस चालू करना, पुराने वाले से ही रिलेटेड है नया बिजनेस, नया ही है बिजनेस। डाइवर्सिफिकेशन क्या बताया था मैंने आपको, डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, न्यू प्रोडक्ट न्यू मार्केट, बट वो उसका रिलेशन है कुछ पिछले वाले बिजनेस, ठीक है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट का मतलब क्या हो गया भाई साहब, बिल्कुल ही जो नया बिजनेस है वो बिल्कुल ही पिछले वाले से उसका कोई रिलेशन नहीं है, इट्स टोटली अनरिलेटेड, बिल्कुल कोई रिश्ता पुराने वाले से नहीं है, ठीक। उसके बाद तीसरा क्या होता है, इनोवेशन, इसमें तो किसी से कोई रिश्ता नहीं होता, समझ रहे हो, क्योंकि कोई और है ही नहीं ना। इनोवेशन क्या होता है, उस चीज में कोई और है ही नहीं भाई, तो इनोवेट कर रहे हो वो तो तुम कुछ नया बना रहे हो, जिस दिन बन जाएगा तो वो दूसरों की पहुंच से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। उधर बैठ जाओ बेटा, उधर, सारे जो भी लेटा हो उस साइड पीछे बच जाएंगे। समझ में आ गया, ठीक है भाई। सो स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला टाइम वेस्ट ना करते हुए, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन। सो व्हाट इज कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, इजी, इसको पॉइंट्स को याद रखेंगे। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है सर, इट इज अ डाइवर्सिफिकेशन इन विच अ फर्म, an organization enters into a new business which is related to the old business।
तो सर यहां पर जो फर्म है वो ऐसे बिजनेस में एंट्री करती है जो पिछले वाले से ही क्या होता है, ठीक है। सो इसमें आप लिख सकते हो कि ऐसे छोटा सा शॉर्ट फॉर्म आगे, द न्यू बिजनेस, ऐसे लिख दो, अ फर्म एंटर्स इनटू न्यू बिजनेस which is related to old business। तो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है सर, ऐसा बिजनेस मतलब ये एक ऐसा डाइवर्सिफिकेशन होता है जिसके अंदर एक जो फर्म है वो नए बिजनेस में एंटर कर रही है और वो जो नया बिजनेस है पिछले वाले से ही क्या है, थोड़ा रिलेटेड। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़े। सेकेंड, और मतलब ये फीचर्स पढ़ रहे हैं हम एक के बाद एक के बाद एक। दूसरा क्या है, लिंक्ड। सर क्या होता है कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन में, द न्यू बिजनेस इज लिंक्ड विद द ओल्ड बिजनेस, उसका कहना कहीं उससे लिंक है, कुछ कुछ रिलेशन है, जैसे कि पीएमटी कनेक्शन, या तो वो कहीं ना कहीं सेम प्रोसेस में आते हैं। जैसे होता है ना दूध, अब भाई डेयरी का काम है, अपने दूध को गर्म किया तो उस प्रोसेस में क्या आएगा, दूध को गर्म किया तो फिर वो दही बन जाएगा ना, दही बना सकते हो, दही बनाने से फिर क्या आ सकता है उसमें, बटर वटर बना सकते हो, तो वो सेम प्रोसेस में नहीं चल रहे। समझ गए मेरी बात, जैसे वो पेट्रोल नहीं होता केरोसिन, स्टार्ट होता है क्रूड ऑयल से, काले वाले से, फिर उसको थोड़ा साफ करते हैं, फिर वो नीला बनता है केरोसिन, फिर उसको और साफ करते हैं, फिर वो पीला बनता है डीजल टाइप, उसको और साफ करता है, फिर वो क्या बनता है ऑरेंज टाइप पेट्रोल, और साफ करते हैं बिल्कुल ट्रांसपेरेंट बन जाता है एविएशन फ्यूल। है तो एक ही प्रोसेस ना, है कि नहीं, अरे बात समझ रहे हो ना मेरी बात, तो बस वैसे ही। सो ये क्या होता है सर, मतलब कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन, इसमें हम एक नए बिजनेस में एंटर करते हैं जो हमारे बिजनेस पुराने बिजनेस से ही कहीं ना कहीं रिश्ता है उसका, या तो सेम प्रोसेस वाला रिश्ता है, या सेम मार्केट सेम कस्टमर्स, समझ गए, या सेम टेक्नोलॉजी। ठीक है, मतलब वो सिमिलर सी उसी की टेक्नोलॉजी है, पिछले वाले जैसी वही टेक्नोलॉजी से इस्तेमाल हो रहा है वो, तो कहीं ना कहीं ऐसा बिजनेस वो होता है। ठीक है, सो जैसे आप मान लो पहले आपका ना दूध का काम था, दूध और ये सब, अब आइसक्रीम बनाना चालू कर दिया आपने, समझिए मेरी बात, तो द न्यू बिजनेसेस हैज लिंकेज विद ओल्ड बिजनेसेस, कैसा लिंकेज है, सेम प्रोसेस और सेम मार्केट भी कह सकते हो, जो दूध पीता है आइसक्रीम भी खाता है, मैं तो दोनों करता हूँ, समझ आता है। चलो तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे सर, in concentric diversification the old business the new business is a spin off from the old business। अभी सुबह सुबह भाई साहब को मैं ड्रॉअर खोल रहा था, वो मिल गई मेरे को बॉल क्रिकेट वाली, वो स्पिन ऑफ जानते हैं सब, एक मिनट लड़कियों से पूछूंगा। भाई साहब विमेन क्रिकेट टीम जीती है ना अभी, ये पता होना चाहिए, है कि नहीं। चलो बताओ क्या होता है स्पिन, है बॉलिंग तो वो तो यूं होती है बॉलिंग, तो स्पिन क्या होती है, एक स्पिनर का नाम बताओ, एक स्पिनर, भारतीय स्पिनर, मेल भी चलेगा, फीमेल ऐसे कोई चक्कर नहीं है, है जसप्रीत बुमराह, करेक्ट। अभी और रुक, एक तो दीदी ने बता ही दिया है ना, 2 मिनट रुकना और उससे पूछेंगे। दीदी एक स्पिनर का नाम है, शमी, एक और, दो चिकन दो, चलो 3 4 बता दी ना, मजा ही आ जाएगा। एक स्पिनर, अरे एक यार, दो तो बता ही दिए, एक स्पिनर, चलो कोई नहीं। आप सब समझ गए होगे मैंने क्यों पूछा था, तो बुमराह है ना, बुमराह फास्ट बॉलर, बस वो देखता इधर है बॉल उधर करता है, कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, है ना, देखता इधर है बॉल उधर फेंक देता है, तो वो फास्ट बॉलर है। और दूसरा शमी, वो भी फास्ट बॉलर, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे बुरा नहीं लग रहा है मेरे को बोलो। चलो तो खैर स्पिन बॉलिंग क्या होती है देखो, एक होती है फास्ट, तेज ना भागते हुए आता है, भागते आता है और यूं बॉल फेंक देता है, दिस इज फास्ट बॉलिंग। ठीक है, और फास्ट होती है, स्पीड भी फास्ट होती है उसमें, भागते आता है बहुत तेज फास्ट। स्पिन में क्या होता है, ऐसे स्लो आता है डांस करते करते, ठीक है, डांस करते करते आता है और ऐसे यूं बॉल को ट्विस्ट करता है, समवेयर लाइक दिस, ट्विस्ट करता है इसको ऑफ स्पिन, मतलब वो आप तो समझो इसे घुमा देता है फिरकी, इसको बोलते हैं स्पिन बॉलिंग। किसको बता रहा हूं मैं सिर्फ,
क्या बोलते हैं इसको, स्पिन बोलेंगे ना, जैसे बॉल उधर फेंक के दिखाता मैं भी आपको। चलो, तो ये मैं क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि सर ये जो नया बिजनेस है, इट इज एन स्पिन ऑफ फ्रॉम द ओल्ड बिजनेस। देखो ये ओल्ड बिजनेस, ये ओल्ड बिजनेस, एंड न्यू बिजनेस इज अ स्पिन ऑफ फ्रॉम द ओल्ड बिजनेस। तो सर क्या होता है ना, ये जो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होता है, इसमें जो नया बिजनेस है वो पुराने वाले से ही क्या होता है, स्पिन ऑफ होता है, उसी से ही रिलेटेड होता है। ठीक है, ये बात लिख दोगे पक्का। थोड़ा स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स देखा करो यार, अच्छा लगता है, ऐसे देखा करो। अब तो वुमेन्स भी जीतने लगी है, बस हमारी कितनी बढ़िया बात है। द न्यू प्रोडक्ट क्या होता है, इट इज एन स्पिन ऑफ फ्रॉम द एग्जिस्टिंग फैसिलिटीज। हमारी ही पुरानी, मतलब पुराने बिजनेस से या पुरानी फैक्ट्री का ही वो स्पिन ऑफ है, उसी से ही निकला हुआ है। समझ रहे, मान लो मेरी दूध की डेयरी का काम था, अब उसमें से गौमूत्र निकलता था, तो निकलता ही है यार। तो अपन ने उससे आयुर्वेदिक मेडिसिन बनाने का काम चालू कर दिया बेटा। समझ रहे, ये क्या है, द न्यू बिजनेस इज अ स्पिन ऑफ फ्रॉम द ओल्ड बिजनेस, है ना रिश्ता। बस आगे बात समझ में। तीसरा पॉइंट क्या लिखोगे आप इसमें, सर इसमें क्या होता है, जब हम एक नया बिजनेस चालू कर रहे हैं जो हमारे पिछले वाले बिजनेस से रिलेटेड है, तो हमें बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, पहले तो ये बताओ, है ना, है ना, बेनिफिट मिलता है ना। अगर आपका नया बिजनेस पिछले वाले से रिलेटेड है कहीं ना कहीं, तो आपको बेनिफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बस एक इसको बोलते हैं सिनर्जी बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं, सिनर्जी बेनिफिट्स, मतलब किसी के साथ जुड़ने से, है ना, वो बेनिफिट्स क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं एज कंपेयर टू अगर हम क्या रहते हैं, इंडिविजुअली रहते हैं। समझ गए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो एक अकाउंट्स के टीचर ने, एक मान लो एक एरिया में अकाउंट्स का टीचर था बड़ा फेमस, ठीक है भाई, ठीक है, 40-50 बच्चे उसके आते थे। फिर एक इको का टीचर था, उसके वो अलग पढ़ाता था, उसके भी भाई साहब 30-40 बच्चे आते थे। एक मैथ्स का टीचर था साहब, वो भी बड़ा फेमस था, उसके भी 40-50-60 बच्चे आते थे। अब इंडिविजुअली सब कितना कितने बच्चे पढ़ा रहे, 40-50, 40-50, 40। फिर उन्होंने क्या किया, तीनों ने मिलकर बना ली एक टीम। क्या बना ली, तीनों ने मिलकर एक टीम, और अब उनके बच्चे की स्ट्रेंथ क्या हो गई, 90-90 बच्चे पढ़ा रहे। तो अब आप समझे, साथ में मिल करके काम करने से समवेयर द बेनिफिट्स आर मोर देन इंडिविजुअल बेनिफिट्स। आगे बात समझ में, इसको बोलते हैं सिनर्जी बेनिफिट्स। क्या बोलते हैं बेटा, सिनर्जी बेनिफिट्स। समझ रहे हो। मैं उस जमाने में सीए इंटर में था, जब मैं अनिल सर वगैरह से पढ़ता था, तो अनिल सर सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाते, वो अपने इंस्टीट्यूट में सिर्फ क्या पढ़ाते थे, अकाउंट्स, कोई और सब्जेक्ट की क्लास नहीं लगती थी। यू गॉट माय पॉइंट ना। कॉस्टिंग भाई साहब अलग टीचर पढ़ा रहा है, वो अपने प्रीमाइसेस में पढ़ा रहा है, ऐसा खेल हमने देखा है। समझ लो, अकाउंट्स की क्लास में सर के 400 बच्चे पढ़ रहे हैं, 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उधर कॉस्टिंग वाले के भाई 200 बच्चे पढ़ रहे हैं अलग, उधर एफएम वाले टीचर के वो उनके पढ़ रहे हैं, स्पेशलाइज थे वो भी। टैक्स वाले अमित सर के, अमित सर से आई स्टडी टैक्स ऑल्सो, अमित सर से टैक्स पढ़ा है मैंने, अमित समरिया सर जिनसे आप पढ़ते हो, ठीक है। आज से ऑलमोस्ट 19 साल पहले, 18-19 साल पहले मैं जिनसे पढ़ता था, आज उनके साथ ही पढ़ता। ठीक है, मतलब आई हैव बीन लकी कि भाई वो लोग साथ में आज भी मेरे, सबसे बहुत सारे, सारे जो ज्यादातर फेमस टीचर्स हैं, सो लक कह लो कुछ भी कह लो, तो इनसे टैक्स पढ़ता था। ये भी 250, 300, 350 बच्चे पढ़ाते थे, अकेले अकेले, सब अलग अलग थे। लेकिन अगर मान लो साथ में आ जाए, तो साथ में आने से क्या होते हैं, सारे स्पेशलाइज वाले साथ में आ जाए, तो द बेनिफिट्स विल बी बिगर, द इट विल बी मोर देन द इंडिविजुअल बेनिफिट्स। आई क्या बात समझ में, ऐसे होता है। तो इसको कौन से बेनिफिट्स बोलते हैं, सिनर्जी बेनिफिट्स बोलते हैं। आई बात समझ में। चलो, तो सर क्या होता है, जब हम एक नया बिजनेस चालू करते हैं जो हमारे पिछले बिजनेस से ही कहीं ना कहीं ताल्लुक रखता है, तो हमें फायदा तो होगा ही ना। सोचो, मैंने एक नया बिजनेस चालू किया, दूध दूध का बिजनेस था, डेयरी का। आई हैव स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग दिस, मैंने क्या बोला वो, दवाइयां। तो यार मेरे को रेगुलर क्या मिलेगी, सप्लाई मिलेगी या नहीं मिलेगी। सोचो, अगर मैं तो, मेरा तो पुराना बिजनेस है, दूध का भी डेयरी भी है, इसने भी चालू किया सेम दवाई वाला काम, आयुर्वेदिक मेडिसिन गौमूत्र से, लेकिन ये कहीं और से लेते हैं ना। कभी अच्छा आता है क्वालिटी का, कभी अच्छा नहीं आएगा क्वालिटी का, कभी इसको हाई दाम में मिल जाएगा, कभी लो दाम में मिल जाएगा। और मेरे को क्या है, मेरे को रेगुलर सप्लाई मिलेगी, क्योंकि मेरे से ही तो आ रहा है, रेगुलर सप्लाई मिलेगी, मेरी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या आएगी, कम, प्रॉफिट क्या आएगा, ज्यादा। अब आप समझ गए ना। सो दोनों, मेरा पुराना और नया बिजनेस साथ में रिलेटेड है, दोनों के जुड़ने से मेरे बेनिफिट्स क्या है, इट विल बी मोर देन द
इंडिविजुअल बेनिफिट्स। आई के समझ में? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट सर, इसमें क्या होता है, बट इसके अंदर ना, जैसे जो नया बिजनेस है उसमें मतलब जो कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन होता है ये दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल, एक होता है हॉरिजॉन्टल। ध्यान देना बेटा, इट इज ऑफ टू टाइप्स कह सकते हो, टू डायरेक्शंस में कंफ्यूज हो जाओ तो। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है वर्टिकल इंटीग्रेशन, एक होता है हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन। समझाऊंगा अभी दोनों। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। ठीक है, अब मैं आपको समझाता हूं पहले वर्टिकल। वर्टिकल इंटीग्रेशन, इसमें दो होते हैं। एक होता है बैकवर्ड और एक होता है फॉरवर्ड। क्या मतलब, बताता हूं। देखो बेटा, एक है ना, प्रोडक्शन जब होता है, सामान कैसे बनता है वो आप समझो। उसकी एक चेन होती है, इसको वैल्यू चेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैल्यू चेन। सामान जब बनता है तो उसकी एक चेन होती है। ठीक है, ये हमारा टॉपिक भी आएगा चैप्टर नंबर 2 में। लेकिन क्या उसको वो पता होनी चाहिए इस बात के लिए। तो एक चेन होती है जिसको बोलते हैं वैल्यू चेन। दिखा देता हूं, उसको इधर लिख देता हूं, वो दोनों में काम आएगी। IOOMS। कोई भी सामान कैसे बनता है उसकी एक पूरा प्रोसेस होती है ना, और उसको हम दो एक्टिविटीज में बांट देते हैं, प्राइमरी सेकेंडरी। IOOMS HPTI। क्या मतलब है सर इसका? इसका मतलब होता है बेटा, आई का मतलब होता है इनपुट लॉजिस्टिक्स, इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। अभी सिर्फ नाम बता रहा हूं, लिखना नहीं है, लिखने की जरूरत नहीं है, उसमें आए लिखा हुआ है ऑलरेडी नोट्स में। मेरे चैप्टर खोल लो, चैप्टर नंबर 2 में है टॉपिक इनबाउंड लॉजिस्टिक्स। इसका मतलब क्या होता है बेटा? इसका मतलब होता है सामान है ना, पहले क्या होगा, सामान अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग तुमने बिजनेस चालू किया तो सबसे पहले क्या आएगा? इनपुट्स। कहां से आएंगे? लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है? मूवमेंट। तो इनपुट्स विल कम फ्रॉम द प्लेस ऑफ सप्लायर टू द फैक्ट्री। तो इनपुट्स उस सप्लायर की दुकान से आपकी फैक्ट्री तक पहुंचना, इसको क्या कहा जाता है? इनबाउंड लॉजिस्टिक। इन का मतलब क्या है? इनपुट्स, इनपुट्स का मूवमेंट। समझ गए? अच्छा सर, इनपुट आ गए फैक्ट्री में, अब क्या करेंगे सर अगला काम? अब इनपुट आ गए तो क्या करेंगे? आउटपुट बनाएंगे, ऑपरेशंस करेंगे। ओ मतलब क्या है? ऑपरेशंस मतलब आउटपुट बनाएंगे, मतलब वो मशीन में डालेंगे, उससे आउटपुट बनाएंगे। समझ में आ गई मेरी बात? राहुल गांधी हूं मैं, इधर से आलू डालूंगा उधर से सोना निकालूंगा। ठीक है, मशीन में डाल दिया, निकल गया। अच्छा ठीक है भाई, तो ऑपरेशन, सामान बन गया ना। सामान बनने के बाद ये दूसरा वो क्या है? आउटबाउंड लॉजिस्टिक्स। लॉजिस्टिक्स मतलब क्या होता है? मूवमेंट। अब आउटबाउंड मतलब आउटपुट बन गया फैक्ट्री में, फैक्ट्री से ही भेज देते हो क्या तुम कस्टमर को? नहीं ना, फैक्ट्री से वो किधर जाएगा भाई? तुम्हारे गोदाम में जाएगा, थोड़ा माल तुम्हारे शोरूम वोरूम पे जाएगा, आउटलेट पे जाएगा। सही है कि नहीं है? सो द आउटपुट विल गो फ्रॉम फैक्ट्री से काम तक जाएगा, अरे कहीं ना कहीं जाएगा। ठीक है, फिर अब कहां पड़ा हुआ है? तुम्हारे शोरूम में। अपने आप कस्टमर को सपना आ जाएगा कि रात को लो यार सामान पहुंच चुका है। कहां पर? कहां पहुंच चुका है? शोरूम में। बोलो लेने आ जाओ। अपने आप पता लग जाएगा क्या? नहीं, यू हैव टू डू मार्केटिंग। अरे भैया क्या करनी पड़ेगी? उसकी मार्केटिंग, एडवर्टीजमेंट, सेल्स प्रमोशन, ये सब करना पड़ेगा। फिर बेचना पड़ेगा, सेल्स। बेचने के बाद काम खत्म हो जाएगा क्या? नहीं, कई बार तो क्या देना पड़ता है? आफ्टर सेल्स सर्विस। क्लियर है? फिर एच मतलब क्या होता है? अब ये कुछ सपोर्टिंग एक्टिविटीज है, मेन तो सामान बन गया, सपोर्टिंग हो गया, ये सब हो गया। इसको बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्सेज का काम करना पड़ेगा। प्रोक्योरमेंट, ये अदर सर्विस, अदर होती है, मतलब ये एक्टिविटीज इनको सपोर्ट करती है, ये मेन होती है ऊपर वाली। प्रोक्योरमेंट मतलब इनपुट्स कहां से आएंगे। टी मतलब क्या है? टेक्नोलॉजी। और आई मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर। जब पढ़ाऊंगा तब पढ़ाऊंगा, अभी इतना कोई ये काम का नहीं होता। इस पे याद रखो, ऐसे सामान बनता है, ऐसे बनता है ना, चेन होती है ना, पहले इनपुट्स आएंगे, सामान बनेगा, फिर उस शोरूम में जाएगा, फिर मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट करोगे, फिर आफ्टर सेल सर्विस करोगे, ये सारी बातें होती है। कई प्रोडक्ट में देनी पड़ती है आफ्टर सेल सर्विस। ये
हमने ये खरीदा, एक 1.5 लाख, उस टाइम कितने खरीदा होगा, 1.5 लाख रुपए खरीदा होगा, तो 1.5 लाख रुपए का ये खरीदा। इसके अंदर क्या आती है, पूरी सर्विसिंग वगैरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई। उसने 50,000 हमको इसकी गारंटी दी है, 50,000 आर्ट्स की, 50,000 आर्ट्स की, कुछ भी बीच में आएगा तो करेगा ना सही, रिपेयरिंग, इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन करने आया ही था वो, आना ही पड़ेगा, हम थोड़ी कर लेंगे अपने आप, तो ये सब करने आते हैं वो। एसी होती नहीं होती इंस्टॉलेशन, तो फिर इसमें बेचने के बाद भी काम रहता है, समझ गए। अच्छा, उसके बाद भी 3-4 साल बाद अगर कुछ गड़बड़ी हो जाए तो प्रोडक्ट मिलता है ना, रिपेयरिंग होती है ना, फिर तो ये काम भी करने पड़ते। समझ में आई थी बात, पक्का। तो कह रही मैं क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये मैं पढ़ा रहा हूँ। अब इधर देखो, अब मान लो क्या होता है कि ना, इनपुट, अभी तक तुम इनपुट कहां से लाते थे, किसी और से, इनपुट कहीं और से लाते थे, वही भाई का एग्जांपल है ना। तो मान लो ये आइसक्रीम बनाता है, आइसक्रीम बनाता है ना ये, आइसक्रीम, आइसक्रीम बनाता है। अब आइसक्रीम के लिए दूध कहां से लाता है, फ्रॉम मेरी डेयरी से लाता है, एपीएस डेयरी। अरे दूध कहां से लाता है भाई, मेरे से लेता है। तो और भी मेरे जैसे और भी देर आर अदर सेवरल सप्लायर्स, राइट, ओके, और 2-4 से ले लेता होगा, ठीक है। फिर ये दूध हमसे लेता है और आइसक्रीम बनाता है, फिर बेचता है जो भी है ना। चलो, बेचने के लिए इसने खुद बेचता है, खुद के इसके आउटलेट है, सेल्फ आउटलेट खुद के लगा रखे हैं इसने। अब सुनना, बैकवर्ड मतलब क्या होता है, अब अभी तक ये इनपुट्स किससे लेता था, मेरे से, लेकिन अब मैं कई बार हाई कॉस्ट लगाता था, कई बार इसको है ना टाइम पे नहीं दे पाता था, कई बार अच्छी क्वालिटी का दूध नहीं मिलता था, तो उसकी आइसक्रीम की क्वालिटी इफेक्ट होती थी। तो इसको एक दिन दिमाग में आया, बोले यार क्यों ना मैं खुद की ही चालू क्यों ना कर लूं, समझ में आ गया मेरे पास। तो ये क्या बन गया, इनपुट का सप्लायर कौन था इसका, मैं, तो ये खुद ही अपना खुद का क्या बन गया, सप्लायर। तो इसने वो नया बिजनेस चालू कर दिया, समझ में आ गई मेरी बात। तो एक और बिजनेस चालू कर दिया डेयरी का। अब इसको वहां से रेगुलरली क्या मिलने लग गई, सप्लाई ऑफ मिल्क मिलने लग गई। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भाई की क्या हो गई, कम, क्वालिटी क्या हो गई, इंप्रूव, सप्लाई क्या हो गई, रेगुलर, फायदा ही फायदा, सिनर्जी बेनिफिट्स। आई के नहीं आई बात समझ में। तो जिसको बोलते हैं बैकवर्ड इंटीग्रेशन। बैकवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, जब कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपना जो इनपुट्स जिसके लिए वो किसी और पे डिपेंडेंट थी, वो वाला ही काम चालू कर देती है। सो व्हेन अ फर्म एंटर्स इनटू अ न्यू बिजनेस एंड बिकम्स व्हाट, सप्लायर या इनपुट प्रोवाइडर, इसको बोलते हैं क्या है, बैकवर्ड इंटीग्रेशन। लोगों की दिक्कत, पक्का। अच्छा ठीक है भाई। अब मान लो, अब इसी एग्जांपल को थोड़ा आगे लेते हैं। एक और कंपनी है, वही सेम आइसक्रीम बनाती है ना, मदर डेयरी, है ना, मदर डेयरी का एग्जांपल लेते हैं। अब मदर डेयरी क्या है, अब खुद के इतने आउटलेट्स नहीं लगा पा रही, उसके पास इतना पैसा नहीं, आउटलेट लगाने के लिए क्या चाहिए होता है भाई साहब, बहुत पैसा चाहिए होता है। तो उसने क्या किया, एक कोई कंपनी है दूसरी, उसके साथ उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, बोले तू बेच हमारा प्रोडक्ट, समझ गया। अरे बोले ऐसा सुनो, तो मान लेते हैं उसने किसी और कंट्री, जैसे एक वो कौन सी कंपनी है, कंपनी बताओ बड़ी, पार्ले जी, पार्ले, नहीं पार्ले नहीं, जिसके वो आउटलेट्स, कौन सी, जर्मेन, है कि कोई, जर्मेन, जल महल क्या, अच्छा हाँ चलो गुड गुड, जल महल है। मैं देखो ये कौन सा आ गया, जर्मेन, जल महल तो है, कई जगह है, हमारे वैशाली में भी है। हाँ भाई, तो इसने जल महल वाले ग्रुप के साथ क्या कर लिया साहब, टाई अप, बोले तुम हमारे प्रोडक्ट को बेच चुके हो। तो खुद मैं सेल्स आउटलेट नहीं चालू कर सकता, तो अभी तक इसका, इसने जलमहल के साथ क्या कर रखा था, टाई अप कर रखा था, काफी टाइम से, काफी सालों से जलमहल इसकी आइसक्रीम अपने आउटलेट से बेचता था, ठीक है भाई। अरे बोले ऐसा सुन लो, फिर क्या हुआ, अब यार बेचता था तो क्या लेता था, कमीशन, ज्यादा मांगने लग गया, उसकी भूख ज्यादा बढ़ती रही कमीशन की, समझ रहे। तो एक दिन इसका दिमाग खराब हुआ, बोला यार अच्छा नहीं लग रहा है यार, खुद के आउटलेट डालने चाहिए। तो इसने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म किया और ये खुद ही क्या बन गया, सेल्स चैनल। पहले इसका सेल्स चैनल कौन था, कोई और, समझ गए। तो ये क्या बन गया, सेल्स चैनल, इसने सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का काम भी चालू कर दिया। एक और एग्जांपल दूंगा, इसका टेंशन मत लो, समझ गए। तो इस वाले में फॉरवर्ड चले गए ना हम, चेन में कहां चले गए, यही चेन, ये पिछली बार तुम कहां चले गए थे, पिछली बार तुम सामान बनाते थे आइसक्रीम, तुम क्या बन गए, तुम बन गए थे क्या, इनपुट प्रोवाइडर। अब तुम क्या बन गए,
बेचने वाले। समझ में आया? ऐसे एक और एग्जांपल देता हूं, मारुति। आपको पता है मारुति, मारुति सुजुकी? एक एग्जांपल देखो, उसको दिखाता हूं आपको। मारुति की गाड़ी है ना, दो प्रकार की गाड़ी आती है मारुति में। मारुति की दो प्रकार की कार होती है। एक वो खुद की जो कुछ मॉडल्स है, कुछ मॉडल्स उनको कहां बेचता है? मारुति सुजुकी एरिना से बेचता है। सुजुकी एरिना खुद के जो आउटलेट है। लेकिन खुद के जो प्रीमियम कार वो बना रहा है, थोड़ी थोड़ी प्रीमियम, तो उसको वो बेचता है नेक्सा, उसका मार्केटिंग पार्टनर है, मार्केटिंग सेल्स पार्टनर। कौन बेचता है उसको? नेक्सा। नेक्सा का अलग शोरूम होता है, देख लेना आप कभी भी, नीले नीले रंग की गाड़ी आती है, तो वो नेक्सा उसका पार्टनर है। इसका ऐड करता है रणवीर सिंह, इसका ऐड करता है वो वरुण धवन। सर मैं इसमें आ जाती है आपकी ऑल्टो, ऑल्टो या स्विफ्ट, स्विफ्ट डिजायर, ये सब इसमें आ जाती है, समझ गए? एस्प्रेसो एंड ऑल द मॉडल्स। इसमें आपकी आ जाती है बलिनो, बलिनो आ गई, सियाज आ गई, एंड योर लेटेस्ट वो सुजुकी जिम्नी आ गई, और कौन सी है वो, ग्रैंड विटारा आ गई। ये सारे मॉडल वो यहां से बेचता है। आगे बस वो अलग मतलब, अरे कंपनी तो ये है ना भाई, तो ये वाले मॉडल खुद के शोरूम से बेचता है, ये वाले के लिए अलग से किसी के साथ क्या कर रखा है उसने, टाई अप कर रखा है, वो बेचता है। अब बेचता है तो क्या लेता होगा? प्रॉफिट मार्जिन। अब मान लो कुछ ज्यादा ही भूख बढ़ रही है भाई की, तो क्या करेगा फ्यूचर में? हो सकता है ना, क्या हो सकता है कि वो खुद ही को उसको हटा करके खुद ही वो क्या बन जाए, सेल्स चैनल खुद के और बढ़ा ले। समझ गए? तो ये क्या हुआ? वर्टिकल में कौन सा वाला? फॉरवर्ड। आप उस चेन में किधर चले गए? आगे। तो जब आप उस चेन में या तो पीछे चल जाते हो, इनपुट प्रोवाइडर बन जाते हो, या आगे चल जाते हो, क्या बन जाते हो? सेल्स चैनल। या एक और बताता हूं, एंड यूजर, तो बताऊंगा अभी आपको, एंड यूजर ये भी एक तरीका होता है। अभी तक कोई दिक्कत? पक्का? ये चेन होती है बेटा, सामान ऐसे बनता है। जब आप इस चेन में पीछे की तरफ वाला काम चालू कर लेते हो, खुद ही इनपुट प्रोवाइडर बन जाते हो, दैट इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। और जब आप उसी चेन में आगे चले जाते हो, सेल्स चैनल बन जाते हो। या मान लो एक और एग्जांपल देता हूं, मान लो मारुति है, मारुति गाड़ियां बनाती है, लेकिन सर्विस सर्विस कोई और करता है, सर्विस के लिए किसी और से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, ठीक है? अब वो सर्विस के लिए क्या लेता है? कोई कमीशन भी लेता है, और ऊपर से कभी अच्छी करता है, कभी पुअर करता है, उसकी उससे गुडविल खराब हो रही है यार बेचारे मारुति की, है कि नहीं? तो मारुति ने डिसाइड किया, बोले यार हटाओ रे यार इसको, खुद ही के क्या डाल लो, सर्विस सेंटर, सर्विस की कंपनी भी चालू कर लो। सो यहां मारुति ने क्या आगे चालू कर लिया? सर्विस का भी काम चालू कर लिया। आगे बात समझ में? और भाई कई एग्जांपल है। एक बढ़िया एसी आता है वोल्टास, वोल्टास बड़ा अच्छा एसी होता है, लेकिन उसके जो वो है सर्विस करने वाले लोग होते हैं, जिससे वो पार्टनरशिप करता है, वो घटिया होते हैं। तो मान लो किसी दिन उसका दिमाग फिर जाए टाटा का, बोला यार खुद ही चालू कर लो यार, खुद का सर्विसिंग का काम चालू कर लो, फालतू गुडविल और खराब होती है। समझ में आ गई मेरी बात? तो वो क्या बन गया, उस चेन में किधर चला गया? फॉरवर्ड। सर्विस कब होती है? बाद में होती है ना। अरे हाय ना तो बोलो, सेल्स के बाद होती है ना सर्विस। तो मान लो इसके भी बाद, सामान बेचने के बाद क्या होती है? सर्विस। तो और आप चेन में किधर चले गए? फॉरवर्ड। तो इसको क्या बोलते हैं? फॉरवर्ड। है दोनों किसका पार्ट? वर्टिकल का। आप सेम प्रोसेस में हो ना, एक लाइन वर्ड बोला मैंने अभी आपको नया, क्या? सेम प्रोसेस। इन दिस स्ट्रैटेजी क्या पढ़ रहे हैं अभी हम? वर्टिकल इंटीग्रेशन। इन वर्टिकल इंटीग्रेशन वी स्टे इन द सेम प्रोसेस चेन, हम उसी प्रोसेस चेन में रहते हैं। इधर वी मूव बैकवर्ड्स और वी मूव, या तो हम उस चेन में बैकवर्ड चल जाते हैं, इनपुट प्रोवाइडर बन जाते हैं, या हम फॉरवर्ड में चले जाते हैं। अब क्या बन जाते हैं? सेल्स चैनल बन जाते हैं, या सर्विस चैनल बन जाते हैं, या एंड यूजर भी बन जाते हैं। एंड यूजर कैसे? अब मान लो मेरा डेयरी का काम था, मैंने खुद का आइसक्रीम पार्लर भी चालू कर लिया, तो अब दूध अगर नहीं भी बिक रहा है तो किधर काम आ जाएगा मेरा? तो एंड यूजर बन गया ना मैं, उसको उसी को मैं ही क्या कर लेता हूं, यूज कर लेता हूं। या मान लो मैंने कैफे खोल लिया जी, एक और एग्जांपल दूं, ऐसे का एग्जांपल है, कॉफी प्लांटेशन करते थे तुम, कॉफी बीन्स बनाते थे और वो कॉफी पीस पुसा के बेचते थे। अब तुमने खुद का कैफे भी चालू कर लिया, तो अब खुद ही की कॉफी यूज भी कर लेते हो ना। समझ गए क्या? तो आप क्या चले गए चेन में आगे। द न्यू बिजनेस इज रिलेटेड टू, खुद ही की कॉफी यूज कर रहे हो ना भाई तुम, कैसे कॉफी लेनी ही नहीं पड़ेगी। आई कि नहीं आई बात समझ में? खुद के दूध की डेयरी है, चाय की थोड़ी गोल ली भाई साहब। आई बात समझ में? ऐसा। चलो एग्जाम्पल्स तो कई हैं ना ऑप्शन आप देने के लिए। ये एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे, आईफोन की ये फोटो बनी हुई है। आईफोन के अंदर जो प्रोसेसर होता है उसको बोलते हैं M1 M2 M3 चिप्स आती है ना।
प्रोसेसर चिप्स। क्या होता था अभी तक, जैसे थोड़े साल पहले आईफोन की जो चिप्स थी ये चाइना में बन के आती थी, चाइना की कोई कंपनी बनाती थी। अब फिर वही बात कि आप इनपुट के लिए किस पर डिपेंडेंट हो जाता था, एप्पल, उसके ऊपर वो प्रोसेसर देगा, फिर वो लगाएगा, फिर बनेगा, ऊपर से हाई लगा देता था कई बार प्राइस, उसकी वजह से उसकी लागत बढ़ जाती थी और प्रॉफिट कम हो जाता था। एक दिन उसका दिमाग खराब हुआ, बोला यार खुद ही चालू करो, खुद की चिप बनाएंगे। तो उसने खुद की चिप बनाने का काम चालू कर दिया। क्या बन गया? इनपुट प्रोवाइडर। बस, क्यों इनपुट्स किसी और से लेना, खुद ही काम चालू कर लिया। अरे आई कि नहीं आई बात खत्म? क्लियर? पक्का? चलो फिनिश करते हैं। तो याद रखिएगा वर्टिकल में मैंने क्या क्या बोला, इन दिस इंटीग्रेशन, इन दिस डाइवर्सिफिकेशन द फर्म एंगेज इन अ बिजनेस विच इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग बिजनेस। वो तो ऑब्वियसली कॉन्सेंट्रिक ही चल रहा है। कॉन्सेंट्रिक में किस में एंटर होते हैं हम? सर द न्यू बिजनेस इज रिलेटेड टू ओल्ड बिजनेस। और क्या बोल रहा है? इन दिस द फर्म रिमेन्स वर्टिकली विद इन द, इसमें हम क्या रहते हैं, हमारा जो नया बिजनेस है वो हमारी प्रोसेस सीक्वेंस में ही आता है, या तो पीछे या आगे है उस चेन में ही। लेकिन समझ में आ गए? इधर भी मूव फॉरवर्ड और बैकवर्ड विद इन द सेम प्रोसेस सीक्वेंस, ये बात लिखनी है। नेक्स्ट, इसमें क्या होता है, अ फर्म एंटर्स इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, हम क्या बन जाए विद द इंटेंशन ऑफ मेकिंग देम इनटू न्यू बिजनेस। तो हम या तो बैकवर्ड में चले जाते हैं या फॉरवर्ड, और उसको हम अपना नया बिजनेस बना लेते हैं। ठीक? The characteristic feature of vertical integration is that the firm does not jump outside the chain. इसका एक मेन फीचर क्या है कि हम उसी चेन में रहते हैं, उसके आउटसाइड नहीं जा रहे कुछ। We stay vertically in the same process sequence, either backward or forward. Clear? We don't jump outside of that chain. Clear है क्या? दो पार्ट्स होते हैं, फॉरवर्ड और बैकवर्ड, दोनों पढ़ा चुका हूं। बैकवर्ड में क्या होता है बोलो? अरे बैकवर्ड में क्या होता है? बैकवर्ड इंटीग्रेशन इज अ स्टेप टुवर्ड्स क्रिएशन ऑफ, क्या बन गए हम? क्या चालू कर लिया? इनपुट प्रोवाइडर का बिजनेस चालू कर लिया। अभी तक दूसरे से लेते थे, अब खुद ही बन गए। समझ में आ गई मेरी बात? सो दिस इज कॉल्ड बैकवर्ड इंटीग्रेशन। ठीक? सो इन दिस वी क्या होता है, इन द फर्म एंटर्स इनटू अ बिजनेस, वी क्रिएट इफेक्टिव सप्लाई बाय एंटरिंग इनटू द बिजनेस ऑफ इनपुट प्रोवाइडर। हम अपनी सप्लाई को क्या बना लेते हैं? इफेक्टिव। अब कोई दिक्कत आएगी क्या? नहीं। अब सामान रेगुलर आएगा, कम कॉस्ट पे आएगा, अच्छी क्वालिटी का आएगा। देख लो आप, तो हम अपनी सप्लाई को और इफेक्टिव बना लेते हैं। क्या बन जाते हैं? इनपुट प्रोवाइडर। नेक्स्ट, सर इट इज अ स्ट्रेटेजी विच इज एम्प्लॉयड टू, क्यों लगाते हैं ये स्ट्रेटेजी? सर इससे हमारे प्रॉफिट्स क्या हो जाएंगे? एक्सपैंड। अब किसी और को शेयर नहीं करना पड़ेगा ना तुमको भाई। सो इससे हमारे प्रॉफिट्स बढ़ जाते हैं। और एक और फायदा, यू कैन हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर द मार्केट। आपके जो राइवल्स हैं अभी भी वो किसी और से ले रहे हैं, और आप खुद का चालू कर लिया, तो आपका तो यार सप्लाई पे बहुत अच्छा कंट्रोल हो जाएगा। वो कभी भी सप्लाई को बढ़ा नहीं सकते ज्यादा, तुम सप्लाई को खूब बढ़ा सकते हो, क्योंकि तुम तो खुद ही के इनपुट प्रोवाइडर हो। सही है कि नहीं है? वो किसी और पे निर्भर करते हैं, तुम तो खुद ही चालू कर लिए। राय कि नहीं आई बात समझ में? ये होता है। सो यू कैन हैव ग्रेटर कंट्रोल ओवर द प्रोडक्शन और मार्केट ऑफ अ प्रोडक्ट। तो आपका प्रोडक्शन पे क्या हो जाता है? एक कंट्रोल। जब चाहो बढ़ा सकते हो, जब चाहो घटा सकते हो। आगे बात समझ में? नेक्स्ट, क्या होता है सर इसमें? इन दिस अ कंपनी विल परचेज, या तो अब सुनो, आप इनपुट प्रोवाइडर बन जाते हो। कैसे? या तो खुद वो बिजनेस स्टार्ट कर लिया, या किसी ने करा हुआ था उसको कंपनी को ही खरीद लिया। समझ में आई मेरी बात? तो मान लो हैव मोर कंपनी है, उसने एपीएस डेयरी को ही खरीद लिया, उसके बिजनेस को खरीद लिया, तो एक्वायर कर लिया ना, बस खुद की हो गई। अब तो कंपनी किसकी हो गई? हैव मोर की हो गई ना भाई। ऐसा। सो इसमें दो तरीके होते हैं, या तो वो खुद किसी का बना बनाया बिजनेस परचेज कर लो, या तुम खुद चालू कर लो। आगे बात समझ। सो इन दिस स्ट्रेटेजी अ कंपनी परचेजेस द बिजनेस ऑफ समवन एल्स। जो आपके इनपुट प्रोवाइडर का काम करे, तुमने सप्लायर को ही खरीद लिया, उसकी कंपनी का स्टेक खरीद लिया, शेयर खरीद लिया उसके भाई साहब। अब वो किसी कंपनी हो गई, तुम्हारी नहीं हो गई। अरे है ना, 51% से ज्यादा खरीदते कौन हो जाएगा मालिक? तुम हो जाओगे। समझ में आई मेरी बात? सिंपल। हैव मोर है, हैव मोर आइसक्रीम बनाता है, मान लो सरस है, सरस दूध बेचता है, उसने सरस का 51% खरीद लिया, हो गया ना मालिक? हो गया काम? तो खरीद के भी बन सकते हो और खुद स्टार्ट करके भी बन सकते हो। यू कैन बिल्ड अ बिजनेस एज
वो टाटा कैसे आया घड़ियों के काम में? खरीद लिया उसने, नॉइस उठा लिया सीधा सीधा, सिंपल। खुद आता फायदा होता है, बना बनाया उठाओ ना। खुद आएगा, सोचो, खुद आता, पहले रिसर्च करता, डेवलपमेंट करता, पैसा खूब इन्वेस्ट करता, फिर प्रोडक्ट बनाता, फिर उसकी मार्केटिंग करता, ये करता वो करता, फिर वो धीरे 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 कंपीट करके ऊपर पहुंचता। 5-6 साल लग जाते, सीधे नंबर 1 वाली कंपनी को क्या कर लिया, उठा लिया। एक्सपेंशन हो गया। चलो आगे बात समझ में। इससे क्या होता है सर, बैकवर्ड और फॉरवर्ड वाली से दोनों, मतलब बैकवर्ड वाली का बता रहा है क्या होता है इससे, आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, लेसन इट्स कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। सप्लाई क्या हो जाती है, इफेक्टिव। सप्लाई कैपेबिलिटीज बढ़ जाती है फर्म की। समझ में आया? क्योंकि अब आप इनपुट प्रोवाइडर खुद ही हो गए, तो आपकी सप्लाई कैपेबिलिटी बढ़ गई, इफेक्टिव सप्लाई, और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या हो जाती है, डिक्रीज। आया समझ में? पक्का? चलो कर लेना एग्जाम्पल। फॉरवर्ड में क्या होता है, हम उस चेन में किधर चल जाते हैं, आगे की तरफ। या तो क्या बन जाते हैं, दो चीजें बोली मैंने, या तो सेल्स डिस्ट्रीब्यूशन चैनल या सर्विस चैनल बन जाते हैं, या फिर एंड यूजर बन जाते हैं उसके, खुद ही इस्तेमाल कर लेते हैं उसको। समझ में आया? भाई मान लो दूध का बिजनेस था, पनीर का काम चालू, तो एंड यूजर बन गए ना हम, ऐसे कह सकते हो आप, एंड यूजर बन गए, अब वो यूज आ जाएगा उसमें। चलो ऑन दी अदर एंड फॉरवर्ड इंटीग्रेशन क्या होता है, इट इज मूविंग फॉरवर्ड इन द चेन। उस चेन में किधर चले जाना, फॉरवर्ड। बैकवर्ड चले गए तो बैकवर्ड इंटीग्रेशन, उसी चेन में आगे की तरफ चल जाना। समझ गए? आगे, आगे पीछे नहीं, आगे की तरफ। समझ गए? या तो सेल्स चैनल बन जाओ, या सर्विस चैनल बन जाओ, या आप एंड यूजर ही बन गए। समझ में आई मेरी बात? खुद ही की कॉफी खुद ही यूज कर रहे हो कैफे के अंदर। एग्जाम्पल लिखा है, कॉफी बीन मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू अ कॉफी कैफे बिजनेस। समझ में आया? ऐसा। नेस्कैफे, अब नेस्कैफे, नेस्कैफे क्या बनाता है, कॉफी। मान लो नेस्कैफे ने खुद के क्या डाल लिए, आउटलेट्स, हो जाएगा काम। चलो, सो इट इज मूविंग फॉरवर्ड इन द वैल्यू चेन, एंटरिंग इनटू द बिजनेस लाइंस दैट यूज द एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। एंड यूजर वाली बात, एंड यूजर लिख लो। कॉफी कैफे वाला एग्जांपल, तो इसमें क्या होता है, हम क्या बन जाते हैं, वी एंटर इनटू अ बिजनेस, हम ऐसे बिजनेस, नया बिजनेस ओपन करते हैं जो हमारे एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को क्या करता है, यूज, एंड यूजर। नेक्स्ट, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। फॉरवर्ड इंटीग्रेशन में और क्या करते हैं सर, इट विल आल्सो टेक प्लेस, ये तब भी हो जाता है व्हेन ऑर्गेनाइजेशंस एंटर इनटू अ बिजनेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। खुद ही के हमने क्या चालू कर लिए, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल भी चालू कर लिए। अभी तो कोई और बेचता था, जैसे वो नहीं सुना तुमने, ऐसे होता है कोई भी कंपनी होती है, वो सामान बनाती है, लेकिन बेचता कौन है, होलसेलर, रिटेलर, बीच में एजेंट होते हैं। अभी बीच में क्या कमाते हैं, कमीशन, जिससे उस प्रोडक्ट की प्राइस बढ़ जाती है। सही है? और कई बार कंपनी की गुडविल पे भी बात आ जाती है, बोले यार 5 रुपए की चीज सारी 7 रुपए में मिल रही है, क्योंकि बीच में क्या आ गए, बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज। तो कंपनी का दिमाग खराब हुआ, बोला यार ऐसे तो प्रोडक्ट हिट होगा ही नहीं, हमारा बिकता ही नहीं है, क्योंकि बाकी तो 6 रुपए में बेच रहे हैं, हमारा 7 हो जाता है, ज्यादा कमीशन हो रहा है। बोले काम खत्म करो, ये बीच वालों को हटाओ और खुद ही बेचना चालू करो, तो मार्जिन कम हो जाएंगे फिर। ऐसा। चलो क्लियर है सबको, वर्टिकल बढ़ाया मैंने भी। अब हॉरिजॉन्टल बताता हूं, हॉरिजॉन्टल क्या होता है। हॉरिजॉन्टल में दो बातें याद रखना। इन हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन क्या होता है, हम क्या करते हैं, वी एक्वायर वन और मोर सिमिलर बिजनेस ऑपरेटिंग एट द सेम स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस। जैसे वोडाफोन और आइडिया। वोडाफोन क्या बनाता है, टेलीकॉम की कंपनी। आइडिया भी काय की कंपनी थी, टेलीकॉम की कंपनी। दोनों ने क्या कर लिया, मर्जर करके क्या बना लिया, वोल्ट, ये बना लिया। तो ये भी एक तरीके का क्या है, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन है। आपने एक, मान लो आप वोडाफोन थे, तो आप किसी के साथ जुड़ गए जो आपके जैसा ही काम कर रहा है, सेम स्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, और उसको क्या बोलते हैं हम, हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं। जो ऐसा कंपनी जो आपके जैसा ही काम कर रहा है, सेम स्टेज पे ऑपरेट कर रहा है, उसके साथ आपने क्या कर लिया, जोड़ लिया, उसको एक्वायर कर लिया, या एक्वायर कर लिया, ऐसा भी कर सकते हो। बेस्ट एग्जांपल एक्वायर वाले में तो आप टाटा का बोल सकते हो। टाटा ने किसको एक्वायर कर लिया भाई साहब, टाटा एक्वायर्ड लैंड रोवर जैगुआर। तो उसने जैगुआर जो गाड़ियों का सेम ही काम कर रहा था, उसको भी एक्वायर कर लिया, और लैंड रोवर को भी एक्वायर कर लिया। तो दोनों बड़ी कंपनियां थी, उसको एक्वायर कर लिया जो सेम टाइम भी काम कर रही थी। तो उसका बेनिफिट बोलो टाटा को मिला नहीं मिला,
ये जो गाड़ी आज बना रहा है, सुपर टॉप नॉच क्वालिटी की डिजाइन, टॉप नॉच क्वालिटी के फीचर्स, कहां से मिल रही है प्रेरणा, कहां से मिल रही है इंस्पिरेशन? इनसे। किसी बढ़िया के साथ जुड़ते हो तो आप हो ही जाता है ना, सही है कि नहीं? और मान लो कटरीना के साथ मैं जुड़ जाऊं, मान लो हम कोलैबल दोस्त बन जाए, मान लो मेरी वो, तो उसका प्रभाव मेरे ऊपर भी तो आएगा, आएगा ना? मानता है कि नहीं मानता है? होता है ना यार, वो क्या बोलते हैं, वो गिरगिट, क्या नहीं गिरगिट होता है, कौन सा होता है, उसके साथ वो रंग बदलता है, एक कहावत है, अब बताऊंगा अभी कभी कुछ तो है। चलो, अब इसमें और भी एग्जांपल्स ले सकते हैं, सुनना, एक और चीज होती है इसके अंदर, आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रहे हो जो कॉम्प्लीमेंट्री है आपका, जैसे मान लो एक वो आता है क्लासमेट, क्लासमेट क्या बनाता है, मेनली क्या बनाता था, मेनली स्टार्ट हुआ था जब रजिस्टर, अब मान लो पेन बनाने का भी काम चालू कर लिया, या पेन बनाने वाली कंपनी के साथ उसने जोड़ लिया खुद को, तो ये हॉरिजॉन्टल है, क्योंकि दोनों, अब आप बोलो सर ये तो अलग हो गया, नहीं, दोनों है तो सिमिलर इंडस्ट्री में ना, इंडस्ट्री सेम, सिमिलर काइंड ऑफ, और एक दूसरे के क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट, क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट। आगे की नहीं आई बात समझ, इनपुट नहीं है एक दूसरे के, क्या है, कॉम्प्लीमेंट। अरे रजिस्टर बनाने में पेन काम आता है क्या, रजिस्टर बनाने में पेन काम आता है क्या, नहीं, रजिस्टर के साथ पेन यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। आई कि नहीं आई बात समझ में आ गया, ये होता है। सो हॉरिजॉन्टल डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, आप क्या करते हो, वी एक्वायर acquisition of one or more similar business which are operating, which ये important है लिखना, which are operating at the same stage of the production marketing chain, clear है? और क्या हो सकता है, that is going into complementary products और बाय प्रोडक्ट्स, समझ में आया, और टेकिंग ओवर द कॉम्पिटिटर्स प्रोडक्ट्स, या आपने कॉम्पिटिटर के प्रोडक्ट्स को क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। समझ गए? एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मान लो क्लासमेट बनाता है रजिस्टर रजिस्टर, है ना, एक कंपनी थी स्टारडस्ट, रबड़ आता था, रबड़, स्टारडस्ट नाम था, डस्ट, डस्ट क्या नाम, कुछ तो नाम था, है नॉन डस्ट, सही है, नॉन डस्ट ही था ना, हाँ तो वही नॉन डस्ट, स्टारडस्ट याद आ रहा था। तो वो रबड़ वबड़ बनाता था, रबड़ शॉर्पनर वॉर्पनर, तो उसने उसकी क्या ले लिया, उसको एक्वायर कर लिया, तो ये क्या है, उसकी लाइन बढ़ गई ना, अब उसकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट बढ़ गई, रजिस्टर के साथ शॉर्पनर डस्टर भी आ गया, मान लो नटराज पेंसिल बनाता था, बोला उसको भी खोपचे में ले लिया, आगे के बाद सन में खुद के पोर्टफोलियो में ले लिया। तो ऐसे जो सेम टाइप ऑफ बिजनेस कर रहे हैं, सेम टाइप ऑफ ऑपरेशन में, सेम लेवल ऑफ उस बिजनेस में, सेम स्टेज पे काम कर रहे हैं, उनको एक्वायर कर लिया, अपनी लाइन को बढ़ा लिया, ये क्या कहलाता है, हॉरिजॉन्टल कहलाता है। बाय प्रोडक्ट वो हो गया ना, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट हो गया, समझ गए? ऐसी बाय प्रोडक्ट भी होता है, जैसे मान लो मेरी डेयरी है, तो गोबर भी तो निकलता है साथ में, गाय दूध देती है तो गोबर भी तो देती है, अब गोबर से तुमने काउडंग केक्स बनाना चालू कर दिया, बाय प्रोडक्ट, भाई साहब दुनिया में दो तीन प्रोडक्ट्स ही ऐसे हैं जिसकी हर चीज काम आती है, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर ये काम करे तो भाई सोच नहीं सकते, यू कैन हैव इमेंस 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 मनी, जीवन में कमा सकते हो, इमेंस सक्सेस तगड़ी, क्योंकि जैसे ये जो डेयरी वाला काम है, हर प्रोडक्ट काम आता है, हर प्रोडक्ट गाय का, हर प्रोडक्ट, अब बोलो कौन सा प्रोडक्ट काम का नहीं होता, हर चीज काम की है, हर चीज बिक रही है, गोबर बिकता है, ठीक है, मेन्योर में भी काम आता है खेतों में, और सबसे टॉप नॉच क्वालिटी का मेन्योर माना जाता है क्या, गोबर, समझ गए? गोबर गैस प्लांट, गैस भी बन रही है, ठीक है, दूध तो बन ही रहा है, दूध से क्या क्या बनता है वो तो पता ही है आपको, फिर गौमूत्र भी बिक रहा है, एवरी सिंगल थिंग। और क्या होता है जब वो जो उसके अंदर होता है, धुलाई होती है ना, धुलाई क्या होता है, जहां पे वो गोबर ओबर गिराती हैं, वो फिर उसकी साफ सफाई डेली होती है, मैंडेटरी है, साफ जरूरी करना है, साफ तो करना ही पड़ेगा, तो डेली साफ सफाई होती है, और वो साफ सफाई से जो पानी निकला गंदा वाला, वो पूरा खेतों में जाता है, फुल ऑन मैन्योर, एवरीथिंग इज यूज्ड। ऐसे एक और फल है जिसको पूजा में चढ़ाया जाता है, कौन सा फल है, पूजा में कौन सा फल, कौन सा क्या रखते हो तुम ज्यादातर, नारियल रखते हो, उसको नारियल को कई जगह बोला गया श्रीफल बोला जाता है, श्रीफल, पता है क्यों, उसकी हर चीज काम की आती है, हर चीज काम की। आप नारियल को ग्रीन वाला जानते हैं कि एक तो आता है ग्रीन वाला और एक कौन सा आता है, ब्राउन वाला, गधे ही रहोगे तुम, वो एक ही होता है, ऐसे मैं सिखाते रहूंगा तुमको जीवन में, वो होता ग्रीन वाला ही है, ग्रीन वाले को अगर उसमें वो डाल दोगे, फोड़ के तो पानी निकाल लोगे, तो दैट इज योर ग्रीन वाला नारियल, पानी पी लिया आपने।
अब अगर नहीं निकालोगे तो वो नारियल पकता है, फिर आप उसका वो शेल हटाओगे बाहर का तो वो ब्राउन वाला होता है। सर में ब्राउन वाले में होता है पानी। फिर कुछ समय बाद अगर तो भी यूज नहीं करे तो वो पानी हो जाता है, सूख जाता है, फिर वो गोला बन जाता है, सूखा हुआ नारियल भी आता है। आगे बस हर चीज काम की है। अब वो जो बाहर का खोपड़ी है उसका, समझिए किसका, नारियल का, बाहर का खोपड़ी भी काम आता है। पहले तो कौन सा वाला खोपड़ी, जो ग्रीन वाला है, वो भी काम आता है। रस्सी बनती है उससे, रस्सी रस्सी देखी कभी आपने, वो रस्सी कैसे बनती है, एक तो प्लास्टिक से बनती है, वो तो आजकल बनती है, पहले जो बनती थी ब्राउन कलर की रस्सी होती है ना, वो उसी से बनती है। और वो क्या बोलते हैं, फिर वो जो खोपड़ी बोला मैंने आपको, जो सूखा ब्राउन वाला होता है, उसकी जो खोपड़ी होती है टाइट वाली, तो वो काय में काम आती है, उसको क्रश करके वो बनते हैं कोयले बन जाते हैं, तो वो आपके खाने पीने में काम आती है। और ऊपर से वो होता है ना गैस, कोयले डालते हैं ना, तो कई इंडस्ट्रीज में कोल में काम आती है वो, और वो अच्छा फॉर्म ऑफ कोल होता है ना गेम। कई ऐसी चीजें हैं भाई साहब। चलो खैर कोई नहीं, समझ गए आप। तो बाय प्रोडक्ट का काम भी तुमने चालू कर लिया। हमारे पिताजी की फैक्ट्री थी, हम बॉल बेरिंग बनाते थे। बेरिंग्स जानते हैं, टायर जिस पे रोटेट होता है, हर चीज में बेरिंग लगता है, जो भी चीज घूमती है दुनिया में वो बेरिंग पे ही घूमती है, पंखे से लेके हर चीज। और मैं तो वो बेरिंग हमारे यहाँ बनता था। अब बेरिंग जब बनता है तो वो लोहे का होता है, रॉड्स आती थी बनी बनाई बाहर से, फिर हम उसको काटते वाटते हैं, बेरिंग बनाते हैं। अब उसमें से जो कचरा निकला लोहे का, बहुत सारा निकलता है लोहे का, कम से कम 2-3 टन तो वही निकल जाता है, कम से कम 2-3 लाख, तो 2 लाख का मिनिमम तो सिर्फ वो लोहा बिक जाता है, जो कचरा है, कचरा, सिर्फ कचरा। तो अब मान लो अभी तक हम क्या करते हैं, वो किसी और को बेचते हैं, हमने मान लो उसको पिघला के खुद ही आयरन रॉड्स बनाना चालू कर दिया। अब बोलो, बाय प्रोडक्ट को भी यूज करने लग गए ना, तो ऐसा। या मान लो बाय प्रोडक्ट वाली कंपनी खरीद ली, जो जिसको हम बेचते थे बाय प्रोडक्ट, उसी को खरीद लिया, बोल लो भाई साहब, आया समझ में। तो आप, ये होता है हॉरिजॉन्टल मर्जर। इतने सारे एग्जांपल दिए, कर लोगे, कोई भी दिक्कत अभी तक। कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन मैंने आपको पढ़ाया है। कॉन्सेंट्रिक में क्या होता है, द न्यू बिजनेस इज रिलेटेड टू ओल्ड बिजनेस, कहीं ना कहीं रिश्ता रिलेशन होता है किसका, पीएमटी कनेक्शन। पीएमटी कनेक्शन किसका, या तो प्रोसेस का, या सेम मार्केट, सिमिलर मार्केट, या टेक्नोलॉजी में कहीं ना कहीं सिमिलैरिटी है, ऐसा। समझ में आया। जैसे मान लो आप लेदर के जूते बनाते थे, अब लेदर के बैग्स बना रहे हो, है ना कनेक्शन, कनेक्शन तो है ही, मटेरियल सेम यूज नहीं आ रहा क्या, अरे हाँ है ना, देख लो, ये सारी बात होती है। ले लो, थोड़ा टाइम है। कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट क्या होता है, बिल्कुल टोटली अनरिलेटेड। टोटली अनरिलेटेड मतलब द न्यू बिजनेस जो आपने स्टार्ट किया, कंपनी एंटर्स इनटू अ न्यू बिजनेस जिसका कोई पिछले वाले बिजनेस से कोई ताल्लुक नहीं है। तो इसके उल्टे कर दो पॉइंट सीधे सीधे उस वाले के, ठीक है। वहां पे क्या क्या बोला था हमने, द न्यू बिजनेस इज रिलेटेड टू ओल्ड बिजनेस, द न्यू बिजनेस हैज लिंकेज विद द ओल्ड बिजनेस, पीटीएम कनेक्शन होता है, ठीक है। और फिर हमने क्या बोला था, द न्यू बिजनेस इज द स्पिन ऑफ फ्रॉम द ओल्ड बिजनेस। यहां पे ऐसा कुछ है ही नहीं, द न्यू बिजनेस हैज नो ताल्लुक विद द ओल्ड बिजनेस, नो पीटीएम कनेक्शन, नो लिंकेज विद द ओल्ड प्रोडक्ट। सही है जी। सो देखो क्या लिखा है, फर्स्ट पॉइंट, इन दिस द न्यू बिजनेस हैज नो लिंकेज विद द ओल्ड एग्जिस्टिंग बिजनेस, ठीक है। कोई पुराने वाले से, कोई एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से कोई रिश्ता नहीं है। द न्यू बिजनेस इज टोटली डिसजॉइंटेड, कोई रिलेशन नहीं है, ना सेम बिजनेस ना सेम प्रोडक्ट, एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट से बिल्कुल क्या होता है, द न्यू बिजनेस इज डिसजॉइंटेड, बिल्कुल अलग, ठीक है साहब। तीसरी बात, द न्यू बिजनेस इज टोटली अनरिलेटेड, ठीक है। नो पीटीएम कनेक्शन, नो प्रोसेस मार्केटिंग टेक्नोलॉजी कनेक्शन, कोई रिश्ता ही नहीं है, ना तो कहीं प्रोसेस में आता है सेम, समझ लो। तुम अभी कपड़े बनाते थे, अब आप मान लो तो वो बना रहे हो फर्नीचर, कोई रिश्ता नहीं है सर कहीं भी, दूर दूर तक, समझ में आ गई मेरी बात। सो नो पीटीएम कनेक्शन, नो प्रोसेस मार्केट टेक्नोलॉजी कनेक्शन, नो कनेक्शन बिटवीन द न्यू प्रोडक्ट एंड द ओल्ड प्रोडक्ट। सर दोनों, मतलब जो नया बिजनेस है और जो पुराना बिजनेस है, उसमें कोई कॉमन थ्रेड, कोई कॉमन धागा उनको जोड़ने वाला नहीं है, दूर दूर बिल्कुल अलग है। आगे की नहीं आई बात समझ में। टाटा मोटर्स गाड़ी बनाती थी, अब भाई साहब गाड़ी बना रही है, क्या रिश्ता है, बोलो नहीं नहीं सर वही गाड़ी वाले से हो जाता है, ऐसे कोई रिश्ता है, कोई रिश्ता नहीं है। एग्जाम्पल पढ़ी लेना, सीमेंट मैन्युफैक्चरर एंटर्स इनटू स्टील एंड रबर, सीमेंट अलग तरीके से बनती है, रबर अलग तरीके से बनती है, कोई रिश्ता ही नहीं है सर। आगे क्या बात, कौन सा डाइवर्सिफिकेशन, कॉन्ग्लोमरेट, द न्यू बिजनेस हैज नो रिलेशन विद द एग्जिस्टिंग, इट इज टोटली अनरिलेटेड, आया सर।
इसको बोलते हैं कॉन्ग्लोमरेट। तो इसके अंदर कोई वो भी नहीं मिलेगा, कोई सिनर्जी बेनिफिट्स नहीं मिलते भाई आपको। नए बिजनेस को पिछले वाले का कोई फायदा नहीं मिलेगा। आगे बात सुन, चलिए तो इसी के